नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए वरदान उपन्यास का 5वां अध्याय। वरदान उपन्यास से के संबंधित 4 अध्याय जो हैं आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा तथा अन्य उपन्यास और कहानियों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। अब तक हमने वरदान उपन्यास में जाना कि वृजन की शादी हो जाती है, किंतु उसकी मां का देहांत हो जाता है। अब आगे राधाचरण रुड़की कॉलेज से निकलते ही मुरादाबाद के इंजीनियर नियुक्त हुए और चंद्रा उनके संग मुरादाबाद चली गई। प्रेमवती ने बहुत रोकना चाहा, पर जाने वाले को कौन रोक सकता है। सेवती कब की ससुराल जा चुकी थी। यहाँ घर में अकेली प्रेमवती रह गई। उसके सिर घर का कामकाज पड़ा। निदान यह राय हुई कि विरजन के गौने का संदेश भेजा जाए। डिप्टी साहब सहमत न थे, परंतु घर के कामों में प्रेमवती ही की बात चलती थी। संजीवन लाल ने संदेशा स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों से वे तीर्थ यात्रा का विचार कर रहे थे। उन्होंने क्रम से सांसारिक संबंध त्याग कर दिए थे। दिन भर घर में आसन मारे भगवद गीता और योग वशिष्ठ आदि ज्ञान संबंधी पुस्तकों का अध्ययन किया करते। संध्या होते ही गंगा स्नान को चले जाते। वहां से रात्रि गए लौटते थोड़ा सा भोजन करके सो जाते। प्रायः प्रताप चंद्र भी उनके संग गंगा स्नान को जाता। यद्यपि उनकी आयु 16 वर्ष की भी ना थी, पर कुछ तो नीच स्वभाव और कुछ पैतृक संस्कार और कुछ संगति के प्रभाव ने उसे अभी से वैज्ञानिक विषयों पर मनन और विचार करने में बड़ा आनंद प्राप्त होता था। ज्ञान तथा ईश्वर संबंधी बातें सुनते सुनते उसकी प्रवृत्ति भी भक्ति की ओर चली गई थी और किसी किसी समय मुंशी जी से ऐसे सूक्ष्म विषयों पर विवाद करता कि वे विस्मित हो जाते। वृजरानी पर सुवामा की शिक्षा का उससे भी गहरा प्रभाव पड़ा, जितना कि प्रताप चंद्र पर मुंशी जी की संगति और शिक्षा का। उसका 15वां वर्ष था। इस आयु में नई उमंगें तरंगित होती हैं और चितवन में सरलता चंचलता की तरह मनोहर रसीलापन बरसने लगता है, परंतु वृजरानी अभी वही भोली भाली बालिका थी। उसके मुख पर हृदय के पवित्र भाव झलकते थे और वार्तालाप में मनोहारिणी मधुरता उत्पन्न हो गई थी। प्रातःकाल उठती और सबसे प्रथम मुंशी जी का कमरा साफ करके उनकी पूजा पाठ की सामग्री यथोचित रीति से रख देती। फिर रसोई के धंधे में लग जाती। दोपहर का समय उसके लिखने पढ़ने का था। सुवामा पर उसका जितना प्रेम, जितनी श्रद्धा थी, उतनी अपनी माता पर भी ना रही होगी। उसकी इच्छा विरजन के लिए आज्ञा से कम न थी। सुवामा की तो सम्मति थी कि अभी विदाई न की जाए, पर मुंशी जी की हट से विदाई की तैयारियां होने लगी। ज्यों ज्यों यह विपत्ति की घड़ी निकट आती, विरजन की व्याकुलता बढ़ती जाती थी। रात दिन रोया करती, कभी पिता के चरणों पड़ती, कभी सुवामा के पदों पे लिपट जाती। पर विवाहित कन्या पराए घर की जो हो जाती है, उस पर किसी का क्या अधिकार। प्रताप चंद्र और विरजन कितने ही दिनों तक भाई बहन की भांति एक साथ रहे, पर जब विरजन की आंखें उसे देखते ही नीचे को झुक जाती थी, प्रताप की भी यही दशा थी। घर में बहुत कम आता। आवश्यकतावश आया तो इस प्रकार दृष्टि नीचे किए हुए और सिमटे हुए मानो दुल्हन हो। उसकी दृष्टि में वह प्रेम रहस्य छिपा हुआ था, जिसे वह किसी मनुष्य, यहाँ तक कि विरजन पर भी प्रकट नहीं करना चाहता था। एक दिन संध्या का समय था। विदाई को केवल 3 दिन रह गए थे। प्रताप किसी काम से भीतर गया और अपने घर में लैंप जलाने लगा कि विरजन आई। उसका आंचल आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने आज 2 वर्ष के अनंतर प्रताप की ओर सजल नेत्र से देखा और कहा, लल्लू, मुझसे कैसे सहा जाएगा। प्रताप के नेत्रों में आंसू न आए, उसका स्वर भारी न हुआ। उसने सुदृढ़ भाव से कहा, ईश्वर तुम्हें धैर्य धारण करने की शक्ति देंगे। विरजन का सिर झुक गया, आंखें पृथ्वी में गड़ गईं और एक सिसकी ने हृदय वेदना की वह अगाध कथा वर्णन की, जिसका होना वाणी द्वारा असंभव था। विदाई का दिन लड़कियों के लिए कितना शोकमय होता है। बचपन की सब सखियों, सहेलियों, माता पिता, भाई बंधु से नाता जो टूट जाता है। यह विचार कि मैं फिर भी इस घर में आ सकूंगी, उसे तनिक भी संतोष नहीं देता, क्योंकि अब वह आएगी तो अतिथि भाव से आएगी। उन लोगों से विलग होना जिनके साथ जीवन उद्योग में खेलना और स्वतंत्रता वाटिका में भ्रमण करना उपलब्ध हुआ हो, उसके हृदय को विदीर्ण कर देता।
आज से उसके सिर पर ऐसा भार पड़ता है जो आमरण उठाना पड़ेगा। विरजन का श्रृंगार किया जा रहा था। नाइन उसके हाथों व पैरों में मेहंदी रचा रही थी, कोई उसके बाल गूंथ रही थी, कोई जूड़े में सुगंध बसा रही थी, पर जिसके लिए तैयारियां हो रही थी वह भूमि पर मोती के दाने बिखेर रही थी। इतने में बाहर से संदेशा आया कि मुहूर्त टला जाता है, जल्दी करो। सुवामा पास खड़ी थी। विरजन उसके गले लिपट गई और अश्रु प्रवाह का आतंक जो अब तक दबी हुई अग्नि की नाई सुलग रहा था, अकस्मात ऐसा भड़क उठा मानो किसी ने आग में तेल डाल दिया है। थोड़ी देर में पालकी द्वार पर आई। विरजन पड़ोस की स्त्रियों से गले मिली, सुवामा के चरण छुए। तब दो तीन स्त्रियों ने उसे पालकी के भीतर बैठा दिया। उधर पालकी उठी, इधर सुवामा मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ी। मानो उसके जीते जी कोई उसका प्राण निकाल कर लिए जाता है। घर सूना हो गया। सैकड़ों स्त्रियां का झमघट था, परंतु एक विरजन के बिना घर फाड़े खाता था। जैसे सिंदूर की लालिमा से मांग रच जाती है, वैसे ही विरजन के आने से प्रेमवती के घर की रौनक बढ़ गई। सुवामा ने उसे ऐसे गुण सिखाए थे कि जिसने उसे देखा मोह गया। यहाँ तक कि सेवती की सहेली रानी की भी प्रेमवती के सम्मुख स्वीकार करना पड़ा कि तुम्हारी छोटी बहू ने हम सबों क्या रंग फीका कर दिया। सेवती उससे दिन भर बातें करती और उसका जीना उगता। उसे अपने गाने पर अभिमान था, पर इस क्षेत्र में भी बाजी विरजन ले गई। अब कमलाचरण के मित्रों ने आग्रह करना शुरू किया कि भाई नई दुल्हन घर में लाए हो तो कुछ मित्रों की भी फिक्र करो। सुनते हैं परम सुंदरी पाए हो। कमलाचरण को रुपए तो ससुराल से मिले ही थे। जेब खनखनाकर बोले, अजी दावत लो, शराबे उड़ाओ, हाँ बहुत शोरगुल ना मचाना, नहीं तो कहीं भीतर खबर होगी तो समझेंगे कि ये गुंडे हैं। जब से वह घर में आई है मेरे तो होश उड़ गए हैं। कहता हूँ अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अल्लम गल्लम सभी घोटे बैठी है। डरता हूँ कहीं अंग्रेजी में कुछ पूछ बैठी या फारसी में बातें करने लगी तो मुंह ताकने के सिवाय क्या करूँगा, इसलिए अभी जी बचाता फिरता हूँ। यूं तो कमलाचरण के मित्रों की संख्या अपरिमित थी। नगर के जितने कबूतरबाज, कानकौवेबाज गुंडे थे, सब उनके मित्र थे, परंतु सच्चे मित्रों में केवल 5 महाशय थे, जो सभी के सभी फाके मस्त छिछोरे थे। इनमें सबसे अधिक शिक्षित मियाँ मजीद थे। ये कचहरी में अरायजन वीसी के किया करते थे। जो कुछ मिलता वे सब शराब के भेंट करते। दूसरा नंबर हमीद खां का था। इन महाशय ने बहुत पैतृक संपत्ति पाई थी, परंतु 3 वर्ष में सब विलास में लुटा दी। अब यह ढंग था कि साय को सज धज कर गलियों में धूल फांकते फिरते। तीसरे हजरत सैयद हुसैन थे, पक्के जुआरी, नाल के परम भक्त, सैकड़ों के दाव लगाने वाले। स्त्री के गहनों पर हाथ मांजना तो नित्य इनका काम था। शेष 2 महाशय राम सेवक लाल और चंदू लाल कचहरी में नौकर थे। वेतन कम पर ऊपरी आमदनी बहुत। आधी सुरापान की भेंट करते और आधी भोग विलास में उड़ाते। घर में ये लोग भूखे मरे या भिक्षा मांगे, इन्हें केवल अपने सुख से ही काम था। सब सलाह तो हो चुकी थी। 8 बजे जब डिप्टी साहब लौटे तो ये 5 जने एकत्र हुए और शराब के दौर चलने लगे। 5 पीने में अभ्यस्त थे। जब नशे का रंग जमा, बहक बहक कर बातें करने लगे। मजीद, अजी क्यों भाई कमलाचरण, सच कहना, स्त्री को देखकर जी खुश हो गया कि नहीं? कमला, अजी आप तो बहकने लगे, क्यों? राम सेवक, अरे बतला क्यों नहीं देते, इसमें झेपने की कौन सी बात है? कमला, बतला क्या, अपना सर दूं? कभी सामने जाने का संयोग भी तो हुआ हो। कल किवाड़ की दरार से एक बार देख लिया, अभी तक चित्र आंखों पर फिर रहा है। चंदूलाल, मित्र तुम तो बड़े भाग्यवान हो। कमला, ऐसा व्याकुल हुआ कि गिरते गिरते बचा, बस परी ही समझ लो। मजीद, तो भाई यह दोस्ती किस दिन काम आएगी, एक नज़र हमें भी तो दिखाओ। सही है, बेशक दोस्त के यही मानिए कि आपस में कोई पर्दा ना रहे। चंदूलाल, दोस्ती में क्या पर्दा? अंग्रेजों को देखो, बीवी डोली से उतरी नहीं कि यार दोस्तों के साथ हाथ मिलाने लगे। भाई मुझे तो बिना देखे चैन ना आएगा, राम सेवक ने कहा। कमला, एक धप लगाकर, जीभ काट ली जाएगी, समझे? राम सेवक, कोई चिंता नहीं, आंखें तो देखने को रहेंगी। मजीद, भाई कमलाचरण, बुरा मानने की बात नहीं, अब इस वक्त तुम्हारा फर्ज है कि दोस्तों की फरमाइश पूरी करो। अरे वो मैं कब नहीं करता। चंदूलाल, वहाँ मेरे शेर, ये हुई ना मर्दों की बात, तो हम लोग बन ठन कर आ जाएं, क्यों? कमला, जी जरा मुंह में कालिक लगा लीजिएगा, बस इतना बहुत है। तो आज ठहरी ना, सैयद ने कहा।
इधर तो शराब उड़ रही थी, उधर विरजन पलंग पर लेटी हुई विचार में मग्न हो रही थी। बचपन के दिन भी कैसे अच्छे होते हैं। यदि वे दिन एक बार फिर आ जाते, आह कैसा मनोहर जीवन था। संसार प्रेम और प्रीति का खान था। क्या क्या वह कोई अन्य संसार था? क्या उन दिनों में संसार की वस्तुएं बहुत सुंदर होती थी? इन्हीं विचारों में आंखें झपक गईं और बचपन की एक घटना आंखों के सामने आ गई। लल्लू ने उसकी गुड़िया मरोड़ दी थी। उसने उसकी किताब के 2 पत्ते फाड़ दिए थे। तब लल्लू ने उसकी पीठ में जोर से चुटकी ली और बाहर भागा। वह रोने लगी। लल्लू को कोस रही थी कि सुवामा उसका हाथ पकड़े आई और बोली, क्यों बेटी, इसने तुम्हें मारा है ना? या बहुत मार मार कर भागता है? आज इसकी खबर लेती हूँ, देखो कहाँ मारा है। लल्लू ने डबडबाई आंखों से विरजन की ओर देखा। तब विरजन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे इन्होंने कहाँ मारा, ये मुझे कभी नहीं मारते। यह कहकर उसका हाथ पकड़ लिया और अपने हिस्से की मिठाई खिलाई। फिर दोनों मिलकर खेलने लगे। वह समय अब कहाँ। रात्रि अधिक बीत गई थी। अचानक विरजन को जान पड़ा कोई सामने वाली दीवार धमधमा रहा है। उसने कान लगाकर सुना। शब्द बराबर आ रहे थे, कभी रुक जाते फिर सुनाई देते। थोड़ी देर में मिट्टी गिरने लगी। डर के मारे विरजन के हाथ पांव फूलने लगे, कलेजा धक धक करने लगा। जी खड़ा करके उठी और महाराजिन को झिंझोड़ने लगी। गिंगी बधी हुई थी। इतने में मिट्टी का एक बड़ा ढेला सामने गिरा। महाराजिन चतुर स्त्री थी, समझी कि चिल्लाऊंगी तो जाग ही जाएगी। उसने सुन रखा था कि चोर पहले सेंध में पांव डालकर देखते हैं, तब आप घुसते हैं। उसने एक डंडा उठा लिया। जब पैर डालेगा तो ऐसा तनकर मारूंगी कि टांग टूट जाएगी। पर चोर ने पांव के स्थान पर सिर सेंध से निकाला। महाराजिन धात में थी, डंडा चला दिया। खटके की आवाज आई। चोर ने झट सिर खींच लिया। कहता हुआ सुनाई दिया, उफ, मार डाला रे, खोपड़ी झन्ना गई। फिर कई मनुष्यों के हंसने की ध्वनि आई और तत्पश्चात सन्नाटा। इतने में और लोग भी जाग पड़े और शेष रात्रि बातचीत में व्यतीत हुई। प्रातःकाल जब कमलाचरण घर में आए तो नेत्र लाल थे और सिर में सूजन थी। महाराजिन ने निकट जाकर देखा, फिर आकर विरजन से कहा, वह एक बात कहूँ, बुरा तो ना मानोगी? विरजन, बुरा क्यों मानो? क्यों, कहो, क्या कहती हो? रात को जो सेंध पड़ी थी ना, वह चोरों ने नहीं लगाई थी। विरजन, फिर कौन था? महाराजिन, घर के ही बेदी थे, बाहरी कोई ना था। क्या किसी की कहार की शरारत थी? अरे नहीं, कहारों में ऐसा कौन? फिर कौन था? स्पष्ट क्यों नहीं कहती? मेरी जान में तो छोटे बाबू थे। मैंने जो लकड़ी मारी थी वह उनके सिर पर लगी। सिर फूला हुआ है। इतना सुनते ही विरजन की भ्रुकुटी चढ़ गई। मुखमंडल अरुण हो आया। क्रुद्ध होकर बोली, महाराजिन, होश संभाल कर बात करो। तुम्हें ये कहते हुए लाज ना आती? तुम्हें मेरे सम्मुख ऐसी बात कहने का साहस कैसे हुआ? साक्षात मेरे मुंह पर कलंक का टीका लगा रही हो। तुम्हारे बुढ़ापे पर दया आती है? नहीं तो अभी तुम्हें यहाँ से खड़े खड़े निकलवा देती है। तब तुम्हें विदित होता है कि जीभ को वश में ना रखने का क्या फल होता है। यहाँ से उठ जाओ। मुझे तुम्हारा मुंह देखकर ज्वर सा चढ़ रहा है। तुम्हें इतना ना समझ पड़ा कि कैसा वाक्य मुंह से निकाल रही हो। उन्हें ईश्वर ने क्या नहीं दिया? सारा घर उनका है, मेरा जो कुछ है उनका है, मैं स्वयं उनकी चेरी हूँ। उनके संबंध में ऐसी बात ना कहना। परंतु जिस बात पर विरजन इतनी क्रुद्ध हुई, उसी बात पर घर के और लोगों को विश्वास हो गया। डिप्टी साहब के कान में भी बात पहुंची। वे कमलाचरण को उससे अधिक दुष्ट प्रकृति का समझते थे जितना वह था। भय हुआ कि कहीं यह महाशय बहू के गहनों पर हाथ न बढ़ाएं। अच्छा हो कि इन्हें छात्रालय में भेज दूं। कमलाचरण ने यह उपाय सुना तो बहुत छटपटाया और कुछ सोचकर छात्रालय चला गया। विरजन के आगमन के पूर्व कई बार यह सलाह हुई थी, पर कमला के हट के आगे एक न चलती थी। यह स्त्री की दृष्टि में गिर जाने का भय था जो अब की बार उसे छात्रालय ले गया। पहला दिन तो कमलाचरण ने किसी प्रकार छात्रालय में काटा। प्रातः से सायंकाल तक सोया किए। दूसरे दिन ध्यान आई कि आज नवाब साहब और तोखे मिर्जा के बटेरों में बड़ाऊ जोड़ है। कैसे कैसे मस्त है। आज उनकी पकड़ देखने के योग्य होगी। सारा नगर फट पड़े तो आश्चर्य नहीं। क्या दिल लगी है कि नगर के लोग तो आनंद उड़ाएं और मैं पड़ा पड़ा रहूं। यह सोचते सोचते उठा और बात की बात में अखाड़े में था। यहाँ आज बड़ी भीड़ थी। एक मेला सा लगा हुआ था। भिश्ती छिड़काव कर रहे थे। सिगरेट वाले, खोमचे वाले और तंबोली सब अपनी अपनी दुकानें लगाए बैठे थे। नगर के मनचले युवक अपने हाथों में बटेर लिए या मखमली अड्डों पर बुलबुलों को बैठाए मटर गश्ती कर रहे थे। कमलाचरण के मित्रों की यहाँ क्या कमी थी। लोग उन्हें खाली हाथ देखते तो पूछते, अरे राजा साहब, आज खाली हाथ कैसे? इतने में मियाँ सैयद, अजीद, मजीद, हमीद आदि नशे में चूर सिगरेट के धुएं भगवाग भग उड़ाते दिख पड़े। कमलाचरण को देखते ही देखते सब के सब सरपट भागे और लिपट गए। मजीद, अजी, आज तुम कहाँ गायब हो गए थे? कुरान की कसम, मकान के सैकड़ों चक्कर लगाए। राम सेवक, आजकल आनंद की रातें हैं भाई, आंखें नहीं देखते हो, नशा सा चढ़ा है।
चंदूलाल चैन कर रहा है। जब से सुंदरी घर में आई इसने बाजार की सूरत तक नहीं देखी। जब देखिए घर में घुसा रहता है। खूब चैन कर रहे हैं ना? कमला अजी चैन क्या खाक करूं, यहाँ तो कैद में फंस गया हूँ। 3 दिन से बोर्डिंग में पड़ा हुआ हूँ। ओहो खुदा की कसम सच कहता हूँ, परसों से मिट्टी पलीद हो रही है। आज सबकी आंख बचाकर निकलवाऊंगा। राम सेवक खूब उड़े। हाँ मार्के का जोड़ छोड़कर किताबों में सिर कौन मारता है? सैयद यार आज उड़ गए आए तो क्या, सच तो यह है कि तुम्हारा वहाँ रहना आफत है। रोज तो आ ना सकोगे और यहाँ आए दिन नई नई सैर नई नई बहारें। कल लाल डिग्गी पर, परसों परेड पर, नरसों बेड़ों का मेला। कहाँ तक गिनाऊं? तुम्हारा जाना बुरा हुआ। हाँ कल की कटाव तो मैं जरूर देखूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। और बेड़ों का मेला न देखोगे? तीसरे पहर कमलाचरण मित्रों से विदा होकर उदास मन छात्रावास की ओर चला। मन में एक चोर सा बैठा हुआ था। द्वार पर पहुंचकर झांकने लगा कि सुपरिटेंडेंट साहब ना हो तो लपक कर कमरे में हो रहा हूं, तो यह देखता है कि वह भी बाहर की ओर आ रहे हैं। चित्त की भली भांति दृढ़ करके भीतर बैठा। सुपरिटेंडेंट साहब ने पूछा, अब तक कहाँ थे? जी एक काम से बाजार गया था। यह तो बाजार जाने का समय नहीं। मुझे ज्ञात नहीं था, अब ध्यान रखूंगा। रात्रि को जब कमला चारपाई पर लेटा तो सोचने लगा, आज तो बच गया, पर उत्तम तबियो कि कल बचूं और परसों भी महाशय की आंख में धूल झोंकूं। कल का दृश्य वस्तुतः दर्शनीय होगा। पतंग आकाश में बातें करेंगे और लंबे लंबे पेंच होंगे। यह ध्यान करते करते सो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल छात्रालय से निकल भागा। उसके हृदयंगन लाल डिग्गी पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। देखते देखते गदगद हो गए और पीठ ठोकी। कमलाचरण कुछ देर तक तो कटाव देखता रहा, फिर शौक चढ़ाया कि क्यों ना मैं भी एक कनकव्य मंगाऊं और अपने हाथों की सफाई दिखलाऊं। सैयद ने भड़काया, बदबदा कर लड़ाओ, रुपए हम देंगे। चट कर आदमी दौड़ा दिया। पूरा विश्वास था कि अपने मांझे से सबको परास्त कर दूंगा, परंतु जब आदमी घर से खाली हाथ आया तब तो उसकी देह में आग सी लग गई। हंटर लेकर दौड़ा और घर पहुंचते ही कहारों को एक और से सटर सटर पीटना आरंभ किया। बेचारे बैठे हुक्का तंबाकू पी रहे थे। निरपराध अचानक हंटर पड़े तो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। सारे मोहल्ले में एक कोलाहल मच गया। किसी को समझ ही ना आया कि हमारा क्या दोष है। वहां कहारों का भली भांति सत्कार करके कमलाचरण अपने कमरे में पहुंचा, परंतु वहां की दुर्दशा देखकर क्रोध और भी प्रज्वलित हो गया। पतंग फटे हुए थी, चरखियां टूटी हुई थी, मांझे की लच्छियां उलझी पड़ी थी, मानो किसी आपत्ति ने इन यवन योद्धाओं का सत्यानाश कर दिया। समझ गया अवश्य माताजी की करतूत है। क्रोध से लाल माँ तक के पास पहुंचा और उस स्वर में बोला, क्यों माँ, तुम सचमुच मेरे प्राण ही लेने पर आ गई हो? 3 दिन हुए कारागार में भिजवा दिया, इतने पे भी कितना संतोष हुआ? मेरे विनोद की सारी सामग्रियों को नष्ट कर डाला, क्यों? प्रेमवती, मैंने तो तुम्हारी कोई चीज नहीं छुई, क्यों क्या हुआ? कमला, झूठों के मुंह कीड़े पड़ते हैं, तुमने मेरी वस्तुएं नहीं छुई? किसको साहस है जो मेरे कमरे में जाकर मेरे कनकुए और चरखियां सब तोड़ डाले? क्या इतना भी नहीं देखा जाता? प्रेमवती, ईश्वर साक्षी है, मैंने तुम्हारे कमरे में पाँव भी नहीं रखा। चलो देखो कौन कौन सी चीजें टूटी हैं। यह कहकर प्रेमवती तो इस कमरे की ओर चली। कमला क्रोध से भरा आंगन में खड़ा रहा। इतने में माधवी विरजन के कमरे से निकली और उसके हाथ में एक चिट्ठी देकर चली गई। लिखा हुआ था, अपराध मैंने किया है, अपराधिनी मैं हूँ, जो दंड चाहे दीजिए। यह पत्र देखते ही कमला भीगी बिल्ली बन गई और दबे पांव बैठक की ओर चला। प्रेमवती पर्दे की आड़ से सिसकते हुए नौकरों को डांट रही थी कि कमलाचरण ने उसे मना किया और उसी क्षण कुछ और कनकव्वे जो बचे थे स्वयं फाड़ डाले, चरखियां टुकड़े टुकड़े कर डाली और डोर में दिया सिलाई लगा दी। माता के ध्यान में ही नहीं आता कि क्या बात है, कहाँ तो अभी अभी इन्हीं वस्तुओं के लिए संसार सिर पर उठा लिया था और कहाँ आप उसका शत्रु हो गया। समझी शायद क्रोध से ऐसा कर रहा है। मनाने लगी, पर कमला की आकृति से क्रोध तनिक भी प्रकट न होता। स्थिरता से बोला, क्रोध में नहीं हूँ, आज से दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ कि पतंग ना उड़ाऊंगा कभी भी। मेरी मूर्खता 3 वस्तुओं के लिए आपसे झगड़ बैठा। जब कमलाचरण कमरे में अकेला रह गया तो सोचने लगा, निसंदेह मेरा पतंग उड़ाना उन्हें नापसंद है, इससे हार्दिक घृणा है, नहीं तो मुझ पर यह अत्याचार कदापि न करती। यदि एक बार उनसे भेंट हो जाती तो पूछता, तुम्हारी क्या इच्छा है, पर कैसे मुंह दिखाऊं? एक तो महामूर्ख, इस पर कई बार अपनी मूर्खता का परिचय दे चुका। सेंध वाली घटना की सूचना उन्हें अवश्य मिली होगी, उन्हें मुंह दिखाने का योग्य नहीं। अब तो यही उपाय है कि ना तो उनका मुंह देखूं ना अपना दिखाऊं, या किसी प्रकार कुछ विद्या सीखूं। हाय, इस सुंदरी ने कैसा स्वरूप पाया है। स्त्री नहीं अप्सरा जान पड़ती है क्या? कभी
दिन होगा जब वह मुझसे प्रेम करेगी। क्या लाल लाल रसीले अधर हैं, पर है कठोर हृदय। दया तो उसे छू नहीं गई। कहती है, जो दंड चाहे दीजिए, क्या दंड दूं? यदि पा जाऊं ना, हृदय से ना लगा लूं? अच्छा, तो अब आज से पढ़ना चाहिए। यह सोचते सोचते उठा और दरबा खोलकर कबूतरों को उड़ाने लगा। सैकड़ों जोड़े थे, एक से एक बढ़ चढ़कर। आकाश में तारे बन जाए, उड़े तो दिन भर उतरने का नाम न ले। नगर के कबूतरबाज एक एक जोड़ पर गुलामी करने को तैयार थे, परंतु क्षण मात्र में सबके सब उड़ा दिए। जब दरबा खाली हो गया तो कहारों को आज्ञा दी कि इसे उठा ले जाओ और आग में जला दो, छत्ता भी गिरा दो, नहीं तो सब कबूतर जाकर उसी पर बैठेंगे। कबूतरों का काम समाप्त करके अब बटेरों और बुलबुलों की ओर चले। उनको भी कारागार मुक्त किया। बाहर तो यह चरित्र हो रहा था, भीतर प्रेमवती छाती पीट रही थी कि लड़का न जाने क्या करने पर तत्पर है। विरजन को कहा, बेटी बच्चे को किसी प्रकार रोको, ना जाने उसने मन में क्या ठानी है, कहकर रोने लगी। विरजन को भी संदेह हो रहा था कि अवश्य इनकी कुछ और नियत नहीं तो वह क्रोध क्यों। यद्यपि कमला दुर्व्यसनी है, दुराचारी था, कुचरित्र था, परंतु इन सब दोषों के रहते एक बड़ा गुण था, जिसकी कोई स्त्री अवहेलना नहीं कर सकती। उसे वृज रानी से सच्ची प्रीति थी और इसका गुप्त रीति से कई बार परिचय मिल गया था। यही कारण था जिसने विरजन को इतना गर्वशील बना दिया था। उसने कागज निकाला और पत्र बाहर भेजा। प्रियतम, यह कोप किस पर? केवल इसलिए कि मैंने 2-3 कनकव्वे फाड़ डाले। यदि मुझे ज्ञात होता कि आप इतनी सी बात पर ऐसे क्रुद्ध हो जाएंगे तो कदापि उन पर हाथ न लगाती। पर अब तो अपराध हो गया, क्षमा कीजिए, यह पहला कसूर है। आपकी वृजरानी। कमलाचरण यह पत्र पाकर ऐसा आनंदित हुआ मानो सारे जगत की संपत्ति प्राप्त हो गई। उत्तर देने की इच्छा हुई, पर लेखनी ही नहीं उठती थी। न प्रशस्ति मिलती, न प्रतिष्ठा, न आरंभ का विचार, न समाप्ति का। बहुत चाहने पर भी भावपूर्ण रहलाता वह पत्र लिखे, पर बुद्धि तनिक भी नहीं दौड़ती। आज प्रथम बार कमलाचरण को अपनी मूर्खता और निरक्षरता पर रोना आया। शोक शोक में एक सीधा सा पत्र भी नहीं लिख सकता, इस विचार से रोने लगा और घर के सब द्वार बंद कर लिए कि कोई देख ना ले। तीसरे पहर जब मुंशी श्यामाचरण घर आए तो सबसे पहली वस्तु जो उनकी दृष्टि में पड़ी वह आग का अलाव था। विस्मित होकर नौकरों से पूछा, यह अलाव कैसा है? नौकरों ने उत्तर दिया, सरकार, दरबा जल रहा है। मुंशी जी, इसे क्यों जलाते हो? अब कबूतर कहाँ रहेंगे? छोटे बाबू की आज्ञा है कि सब दरबे जला दो। और कबूतर कहाँ गए? सब उड़ा दिए, एक भी नहीं रखा। कनकव्वे सब फाड़ डाले, डोर जला दी, बड़ा नुकसान किया। कहारों ने अपनी समझ में मार पीट का बदला लिया। बेचारे समझे कि मुंशी जी इस नुकसान के लिए कमलाचरण को बुरा भला कहेंगे, परंतु मुंशी जी ने यह समाचार सुना तो भौचक्के रह गए। उन्हीं जानवरों पर कमलाचरण प्राण दिए रहता था और आज अकस्मात काया पलट हो गई। अवश्य कुछ भेद है। कहार से कहा, बच्चे को भेज दो। 1 मिनट में कहार ने आकर कहा, हजूर, दरवाजा भीतर से बंद है। बहुत खटखटाया, बोलते ही नहीं। इतना सुनना था कि मुंशी जी का रुधिर शुष्क हो गया। झट संदेह हुआ कि बच्चे ने विष खा लिया। आज एक जहर खिलाने के मुकदमे का फैसला किया था। नंगे पांव दौड़े और बंद एक कमरे का किवाड़ पर बलपूर्वक लात मारी और कहा, बच्चा, बच्चा। यह कहते हुए गला रूंध गया। कमला पिता की वाणी पहचानकर झट उठा और उसने आंसू पहुंचकर किवाड़ खोल दिया। परंतु उसे कितना आश्चर्य हुआ जब मुंशी जी ने धिक्कार फटकार के बदले उसे हृदय से लगा लिया और व्याकुल होकर पूछा, बच्चा, तुम्हें मेरी सिर की कसम बता दो, तुमने कुछ खा तो नहीं लिया? कमलाचरण ने इस प्रश्न का अर्थ समझने के लिए मुंशी जी की ओर आंख उठाई। उनमें जल भरा था। मुंशी जी को पूरा विश्वास हो गया कि अवश्य विपत्ति का सामना हुए। कहार ने कहा, डॉक्टर साहब को बुला ला, कहना अभी चलिए। अब जाकर दुर्बुद्धि कमला ने पिता की इस घबराहट का अर्थ समझा। दौड़कर उनसे लिपट गया और बोला, आपको भ्रम हुआ है। आपके सिर की कसम, मैं बहुत अच्छा हूँ। परंतु डिप्टी साहब की बुद्धि स्थिर न थी। समझे, यह मुझे रोककर विलंब करना चाहता है। विनीत भाव से बोले, बच्चा, ईश्वर के लिए मुझे छोड़ दो। मैं संदूक से एक औषधि ले आऊं। मैं क्या जानता था कि तुम इस नियत से छात्रालय में जा रहे हो? कमला, ईश्वर साक्षी है, मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। मैं ऐसा लज्जावान होता तो इतना मूर्ख क्यों बना रहता? अब व्यर्थ ही डॉक्टर साहब को बुला रहे हैं। मुंशी जी, तो किवाड़ क्यों बंद किए थे? कमला, भीतर से एक पत्र आया था, उत्तर लिख रहा था। और यह कबूतर वगैरह क्यों उड़ा दिए? इसलिए कि निश्चिंतता पूर्वक पढ़ूं। इन्हीं बखेड़ों में समय नष्ट होता है। आज मैंने सबका अंत कर दिया। अब आप देखेंगे कि मैं पढ़ने में कैसा जी लगाता हूँ। अब जाके डिप्टी साहब की बुद्धि ठिकाने है। भीतर जाकर प्रेमवती ने समाचार सुना तो पूछा, उसने सारी रामायण कह सुनाई। उन्होंने जब सुना कि विरजन ने क्रोध में आकर कमला के कनकव्वे फाड़ डाले और चड़कियां तोड़ डाली तो हंस पड़े। कमला के विनोद के सर्वनाश का भेद समझ में आ गया। बोले, जान पड़ता है बहू इन लाला जी को सीधा ही करके छोड़ेंगी।